नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीसी म्यूज़िक क्लासेस के यूट्यूब चैनल से। आप देख रहे हैं टीसी म्यूज़िक क्लासेस की मॉक टेस्ट सीरीज़, जिसमें संगीत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित इसमें किया गया है, जो कि अपने यूजीसी नेट, बीपीएससी, एमपीएससी, आरपीएससी इन सभी के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवीएस, एनवीएस। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास के साथ में जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर भी करें, जिससे कि आप सभी का भी फ़ायदा हो और आपके मित्रों का भी फ़ायदा हो। तो आज देखेंगे कि कल हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए थे और आज भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। न्यू बैच रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किए जा रहे हैं, तो जिनको भी ज़रूरत है वो दिए गए नंबरों के माध्यम से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7737194852। ठीक है, तो बिना विलंब करते हुए चलते हैं आज के प्रश्न श्रृंखला की ओर। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें कहा गया कि प्रबंधों की संख्या कितनी है। पहला प्रश्न है कि प्रबंध की जो है संख्या कितनी है, 4 है, 5 है, 6 या 9 है। कितनी होगी आपके प्रबंध की जो है संख्या, बताइए। प्रबंध की जो संख्या है वो आपके कितनी हो जाएगी, यानी कि 4 हो जाएगी या 5 हो जाएगी, या आपके जो हैं दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। ठीक है, तो 4 हैं, 5 हैं, 6 या 9 है। तो प्रबंध की जो संख्या है वो आपके प्रबंध के अंगों की पूछा है, माफ कीजिएगा, प्रबंध के अंगों की जो है संख्या पूछी। तो प्रबंध के अंग जो हैं वो हैं आपके 6 हैं। कौन कौन से हैं? स्वर हैं, पद हैं, विरुद्ध हैं, लिखते जाइए आप लोग भी, और तेनक या तेन आपके पाठ हैं, और एक हो गया ताल हैं। ये 6 जो हैं आपके प्रबंध के अंग हैं। अब प्रबंध की जातियां आपसे अगर पूछ ली जाती है तो प्रबंध की जातियां हैं 5, और प्रबंध की अगर धातु पूछ ली जाती है आपसे तो धातु हैं आपके 4। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या 3 इस प्रश्न का एकदम सही और सटीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के लिए चलते हैं। जोग या सारंगी में कितने तार होते हैं? तो सारंगी किस प्रकार का वाद्य है? सारंगी आपके जो है तत्ववाद्य हैं। किस प्रकार का वाद्य है? तत्ववाद्य है सारंगी। और जोग या सारंगी, सारंगी से मुझे याद आया, अभी हाल ही में एक बहुत ही संगीत जगत को क्षति पहुंची है, यानी कि सारंगी वादक जिनका अभी अभी हाल ही में निधन हुआ है, उन सारंगी वादक यानी कि राजस्थान के उदयपुर के आप रहने वाले थे, तो उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में छाप करके बताना है। मैं उनको चरणों में नमन करता हूं, आप सभी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 1 होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या 2। जोगिया सारंगी के अंतर्गत जो है 3 तांत के तार इसके अंतर्गत होते हैं। प्रश्न संख्या है आपके स्क्रीन पे 3 कह रहा है कि मानसोलास ग्रंथ में तालों के कितने प्रकार हैं? मानसोलास जो ग्रंथ हैं उसमें तालों के कितने प्रकार हैं? तो 2 हैं, 4 हैं, 6 है या 8 हैं ताल के प्रकार। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है ये, जिसने भी, जैसे कि एग्जामिनर घुमा फिरा के पूछने की बड़ी आदत होती है एग्जामिनर की। तो आपके 4 प्रकार के जो हैं होते हैं, ताल के जो हैं 4 प्रकार का वर्णन इसमें किया गया है। चतस्त्र, त्रयस्त्र और मिश्र और खंड, ये 4 प्रकार की जो हैं, यानी कि चतुस्त्र हो गई और त्रयस्त्र हो गई और मिश्र हो जाएगी और आपके खंड हो जाएंगे। ये जो है आपके 4 प्रकार की तालों का जो है वर्णन वहाँ पे मिलता है। अब देखिए, मानसोलास जो ग्रंथ हैं इसके जो है लेखक का आपको नाम बताना है कि इसके लेखक का नाम क्या है। कमेंट बॉक्स में छाप करके आपको बता देना है। नेक्स्ट प्रश्न के लिए चलते हैं। प्रश्न संख्या आपकी स्क्रीन पे है 4 कह रहा है कि कर्नाटक संगीत में ताल की कितनी पद्धतियां प्रचलन में थी? 2, 4 या आपके 6, आपके 3। या एनवीएस या केवीएस में ये प्रश्न पूछा गया है। एनवीएस या केवीएस में से किसी एक पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। तो आप लोग ऐसे प्रश्नों को नोट डाउन कर लिया करो और हाईलाइट कर लिया करो, जब जो कि आपको ध्यान में रहे। तो कर्नाटक संगीत में ताल की कितनी पद्धतियां प्रचलन में थी और है? तो यानी कि मुख्य जो पद्धतियां प्रचलन में थी वो आपके 3 पद्धतियां प्रचलन में थी। ऑप्शन संख्या जो है 4 इसका एकदम सही आंसर होगा। भाई 3 पद्धतियां प्रचलन में थी, लेकिन थी कौन कौन सी? सबसे पहले जो है आपके प्राचीन काल में कौन सी थी? अष्टोत्तर तालम, अष्टोत्तर ताल, जिसमें 108 ताल आपके जानी जाती है। फिर आती है आपकी अपूर्व ताल, अपूर्व तालम।
और इसके बाद में जो अभी वर्तमान समय में जो प्रचलन में है वो हैं आपके सप्तसुलादी ताल, सप्तसुलादी ताल। ठीक है, तो कितनी होगी, 3 प्रकार की आपके हो गई। ऑप्शन संख्या 4 जो है इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। कल जो है दक्षिणी म्यूज़िक से काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे, तो आज पुनः जो है इसी में देखिए, अगर अंग पूछ ले, तालों के अंग, तो 6 अंग होते हैं, षडांग जिन्हें कहा जाता है। और आपके पूछ ले जाते हैं तालों की कितनी जातियाँ, तो 5 जातियाँ आपके होती है, चतस्त्र, तेस्त्र, मिश्र, खंड और संकीर्ण। ये जो है आपके 5 जातियाँ होती है। प्रश्न संख्या 5, जावली का संबंध किससे माना जाता है? क्या ठुमरी, तराना, ख्याल या गज़ल? आपके जावली का संबंध किससे माना जाएगा? ठुमरी से, तराना से, ख्याल से या गज़ल से? गज़ल से दोस्तों नहीं है, ख्याल से नहीं है, तराना से नहीं है, ठुमरी से जो है आपके जावली का संबंध जाना जाता है। और तिल्लाना जो है वो तराना जाना जाता है। तो आपको बताना कि ख्याल से संबंध किसका है। छापिए कमेंट बॉक्स में और बताइए कि ख्याल से किसका संबंध जाना जाएगा। प्रश्न संख्या है 6, हृदय नारायण देव ने कितने थाट जो हैं माने हैं? 10 माने हैं, 72 माने हैं, 12 माने या 23 माने हैं? हृदय नारायण देव की बात हो रही है। हृदय नारायण देव ने कितने जो हैं थाट का वर्णन किया है ना? आपको बहुत ही शानदार प्रश्न है ये भी। ठीक है, तो हृदय नारायण देव जी ने जो है आपके 10, तो भातखंडे जी का होगा जी के 10 जो मुख्य थाट मानते हैं। 72 में वेंकटमुखी आ जाएगा आपके, वेंकटमुखी। और 12 जो थाट हैं वो आपने माने हैं हृदय नारायण देव ने, है ना? हृदय को तो किसका ग्रंथ है? इन्हीं का है। हृदय प्रकाश किनका है? इन्हीं का है। तो 12 जो है इन्होंने माने हैं। प्रश्न संख्या है आपकी स्क्रीन पे 7। ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि समय लेना नहीं ज़्यादा, फटाफट आंसर करना है कि किस विद्वान का वास्तविक नाम राम भाव कुंदगोलकर है? कुमार गंधर्व, सवाई गंधर्व, राजा भैया पूंछ वाले और बालकृष्ण बुआ। इनमें से पूछा कि किस विद्वान का वास्तविक नाम राम भाव कुंदगोलकर जी है, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? कहते हैं ना कि कोशिश, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आप कोशिश करते रहिए, डेफिनेटली आपकी जीत होगी। ये जो है ईश्वर इस चीज़ का गवाह रहेगा कि आपने मेहनत की है, तो डेफिनेटली आप मंजिल को पार करेंगे। तो कुमार गंधर्व नहीं है, राजा भैया पूंछ वाले नहीं है, बालकृष्ण बुआ नहीं है, सवाई गांधर्व जी जो हैं उनका असली नाम जो है वो है राम भाव कुंदगोलकर। क्या नाम है? राम भाव कुंदगोलकर जी जो हैं सवाई गांधर्व जी का असली ओरिजिनल नाम है। और कुमार गंधर्व जी का तो क्या है आपका, कोम शिवपुत्र सिद्धारमैया है ना, वो हैं। और आपके बालकृष्ण बुआ जिनका 1849 में जन्म हुआ था, वही बालकृष्ण बुआ है, गायन समाज वाले। अब जो है आपके राजा भैया पूंछ वाले का वास्तविक नाम क्या है? राजा भैया वास्तविक नाम है आनंद राव। क्या नाम है? आनंद राव आपटेकर। आपटेकर, ठीक है, आनंद राव आपटेकर इनका वास्तविक नाम है। और इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन संख्या 2। पंडित नारायण राव व्यास का जन्म कब हुआ था? 1900 में, 1901 में, 1902 में या 1907 में? पंडित नारायण राव व्यास का जो है जन्म आपका कब हुआ था? दोस्तों देखिए, गुमराह किसी को नहीं करना है। कोई कहते हैं कि मैं 10 प्रश्न, कोई कहता है कि मैं 20 प्रश्न है। देखिए एग्ज़ाम का दौर है, तो आप सभी के लिए थोड़ा सा सोचा है कि कुछ न कुछ आप लोगों के लिए किया जाए। ठीक है, निस्वार्थ भाव से। 1900, 1901, 1902 या 1907? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1902 के अंतर्गत जो है कोल्हापुर के अंतर्गत। कहाँ हुआ था? कोल्हापुर के अंतर्गत जो है इनका जन्म आपका हुआ था। पिताजी का नाम है गणेश व्यास। क्या है? पंडित गणेश व्यास जी जो है इनके पिताजी का नाम था। और माताजी का नाम जो है इनके रामाबाई, यानी कि रामबाई जो है इनका माताजी का नाम था। ठीक है, और अंतिम जो समय इन्होंने बिताया था वो मुंबई के अंतर्गत अंतिम समय बिताया था। अब इस प्रश्न में भी एक प्रश्न और निकल जाता है, अब पूछ लिया जाए कि इनका घराना क्या है। तो घराना जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्या जयपुर है, क्या ग्वालियर है, क्या किराना है या दिल्ली है? कमेंट बॉक्स में छाप करके बताएंगे। प्रश्न संख्या है 9, स्वानंदी पुस्तक के लेखक कौन हैं? श्री कृष्ण शंकर पंडित, जगन्नाथ बुआ, फैयाज खान या इनायत हुसैन?
कौन है जो आपके स्वानंदी पुस्तक के लेखक हैं, जो भी हैं बहुत ही गुणी व्यक्ति है। तो गुणी से मुझे याद आया, गुणीदास जो है किसका उपनाम है, वही जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। हालांकि जगन्नाथ बुआ पुरोहित जी जो हैं वो इसके सही आंसर हैं, ऑप्शन संख्या 2, है ना। गुणीदास उनका उपनाम जाना जाता था, और स्वानंदी जो है उन्हीं की पुस्तक है। श्री कृष्ण शंकर पंडित जो हैं, कृष्ण शंकर पंडित, है ना, श्री कृष्ण शंकर पंडित जो हैं ये किन के शिष्य जाने जाते हैं, निसार हुसैन खान साहब के। और फयाज खान साहब कौन से घराने से हैं, आगरा घराने से। 1886 में जन्म हुआ था फयाज खान साहब का। किस उपनाम से जाने जाता है फयाज खान साहब को, कमेंट बॉक्स में छापिए। और इनायत हुसैन साहब रामपुर वाले इनायत पिया या इनायत मियाँ से जाने जाते हैं। ऑप्शन संख्या 2 इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न के लिए। ओमकार नाथ ठाकुर जी को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था, 1955, 53, 56 या 60? यानी कि पद्मश्री से सम्मानित किया गया था पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी को। तो ओमकार नाथ ठाकुर जी को 1897 के अंतर्गत जो है जन्म होता है इनका। ग्वालियर जिनका घराना जाना जाता है, और पलुष्कर जी के शिष्य जो हैं आप कहे जाते हैं, ठीक है, पलुष्कर जी के शिष्य आप कहे जाते हैं। तो इस प्रश्न का एकदम सटीक जो जवाब होगा 1955 जो हैं तब इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 24 जून 1897 में जिनका जन्म होता है वो हैं पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी, ठीक है। पिताजी का नाम गौरी शंकर जी, माताजी का नाम जबेरवा। निधन कब हो गया था इनका निधन कब हो गया था? हर प्रश्न में एक प्रश्न छोड़ते हुए चलेंगे जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में छाप सकें। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही जवाब है। संगीत दर्पण में कितने तानों का उल्लेख, यानी कि कितनी तानों का उल्लेख मिलता है, 84, 49, 32 या 28? संगीत दर्पण जो हैं इसके अंतर्गत कितनी तानों का उल्लेख मिलता है? संगीत दर्पण में देखिए 2 ही अध्याय है। कितने अध्याय हैं? 2 अध्याय है, 2 अध्याय हैं। और कितनी तानों का उल्लेख मिलता है? तो 32 तानों का उल्लेख। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही जवाब होगा, ठीक है। 32 तानों का उल्लेख तो मिल गया, लेकिन तान शब्द का सर्वप्रथम जो है उल्लेख कहाँ मिलता है? तो नारदीय शिक्षा के अंतर्गत नारद जी ने जो है किया है। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही जवाब है। याष्टिक ने भाषाजनक रागों की संख्या कितनी मानी है? याष्टिक के अनुसार भाषाजनक रागों की संख्या 15, 6, 4 या 12 कितनी है? याष्टिक के अनुसार जो है भाषाजनक रागों की संख्या जो है वो कितनी है, कितनी बताई गई थी? यानी कि अगर कश्यप से पूछ लिया जाए तो जवाब देना है 12। किससे? कश्यप से पूछ लिया जाए तो जवाब देना है 12। शार्दुल से पूछ लिया जाए तो जवाब देना है 4। अब पूछा है याष्टिक, तो याष्टिक की है आपके 15। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या आपका 15 जो है एकदम सटीक जवाब होगा। प्रश्न संख्या है 13। झुमरा ताल में खाली किस मात्रा पर आती? चौथी मात्रा, 11वीं मात्रा, 8वीं मात्रा, 6ठी मात्रा? झुमरा ताल के अंतर्गत खाली किस मात्रा पर आती? पहली बात, झुमरा ताल में मात्रा कितनी होती है? 14 मात्रा आपके झुमरा ताल के अंतर्गत होती है। अब खाली जो हैं कहाँ पे होती है? क्या विभाग क्रम 3-4 वाला होता है इसके अंतर्गत? यही विभाग क्रम होता है झुमरा ताल का। अब खाली की जब बात आएंगी तो 8वीं मात्रा पर इसके अंतर्गत खाली होता है। किस पे होता है खाली? जो है आपके 8वीं मात्रा के अंतर्गत जो है होता है। सटीक जवाब में ये। जितने भी वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों को इस क्लास के साथ में जोड़ लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्न संख्या 14। किसी अंक की समाप्ति पर पात्रों के बाहर जाने के समय जो गीत गाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? आक्षेपी, निष्क्रामिकी, प्रासादिकी या प्रावेशिकी?
जो है ये आपके क्या कहा जाएगा? ध्रुवों का प्रयोग यानी कि नाट्य शास्त्र में मिलता है कि नहीं मिलता है? अध्याय कौन सा है? अध्याय 32वां अध्याय है, वहाँ पे ध्रुवों का उल्लेख मिलता है। आक्षेपिकी, नैष्क्रामिकी, प्रासादिकी, प्रावेशिकी, ठीक है, ये यहाँ आपके दी गई है। तो इसमें क्या सही आंसर होगा? जिसका सही आंसर होगा वो क्या होगा कि किसी अंक की समाप्ति पर पात्रों के बाहर जाने के समय जो गीत गाए जाते हैं उन्हें कहते हैं निष्क्रामिकी। निष्क्रामिकी जो है उनको कहा जाता है। प्रसादिकी में क्या होता है? प्रसादिकी में जो है कोई एक्सीडेंटल, जैसे कहते हैं कि दुर्घटना के तुरंत बाद गीत जो गीत आएंगे, प्रवेश के दौरान गाएंगे, प्रवेशिका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न के लिए चलते हैं। प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे 15। सेवर्ट पद्धति के अनुसार गुरु स्वर का मान कितना है? 49.5, 51.1, 45.8, 28 सेवर्ट। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है आप सभी को? आप सभी अपना वैल्यूएबल फीडबैक जो है हमें दे करके ज़रूर बताएं, जिससे कि हम आप लोगों के लिए और बेहतर जो है मेहनत कर सकें। हमें भी आनंद आएगा, हमारी टीम को आनंद आएगा। इस व्यस्ततम समय में से आप सभी के लिए हम कुछ न कुछ लेकर आएँ। 49.5, 51.1, 45.8 या 45.8 या 28 सेवट जो है इस गुरु स्वर का सेवट के अंतर्गत पूछा है। तो सेवट में गुरु स्वर का ऑप्शन संख्या 2 51.1 जो है सेवट हो जाएगा। लघु का पूछेंगे तो 45.8 सेवट हो जाएंगे, और जो है अर्ध स्वर जो है वो हो जाएगा आपके 28 सेवट जो है अर्ध स्वर हो जाएगा। सेवट के अनुसार जो है प्रत्येक स्वर का मान कितना होता है ना? प्रत्येक स्वर का मान कितना होता है? लगभग 25, प्रत्येक स्वर का 25 सेवट के आसपास मान होता है। अब जो है एलिस के अनुसार जो है आपके कहते हैं ना कि सेंट पद्धति के जो जनक कहे जाते हैं वो आपके एलिस कहे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न के लिए चलें। प्रश्न संख्या है 16। सोलकट्टू का संबंध किस नृत्य से है? आपके कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम और भरतनाट्यम। सारे के सारे जो नृत्य हैं आपके दक्षिणी क्षेत्र के नृत्य हैं। और सोलकट्टू यानी कि आपने पढ़ा होगा, ये कई बार जब हम क्लास में होते थे तो ये वाकया बड़ा हास्यप्रद होता था। और सोलकट्टू का संबंध पूछा किससे हैं? तो कुचिपुड़ी से हैं, मोहिनीअट्टम से, कथकली से या आपके भरतनाट्यम। इनमें से आपको सही जवाब देना है। ठीक है, तो इसका जो है सही जवाब होगा मोहिनीअट्टम जो है इसका संबंध है आपके सोलकट्टू से, मोहिनीअट्टम। ठीक है, और कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से हैं। कहाँ से हैं? आंध्र प्रदेश से हैं। ठीक है, और कोलिकोड भी एक, कोलिकोड का संबंध पूछ लिया जाता है तो वो कथकली से हैं, है ना। नटुवन का संबंध पूछ लिया तो भरतनाट्यम से हैं, आलारिपू भरतनाट्यम। ठीक है, और नटुवन जो है शिक्षकों को कहा जाता है, भरतनाट्यम शिक्षकों को। प्रश्न संख्या है 17 राग से रिलेटेड प्रश्न आ गया भैया। राग का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ होता है? बृहदेशी ग्रंथ के अंतर्गत होता है, और मतंग ने जो है आपके किया है। ठीक है, अब है राग से रिलेटेड ये प्रश्न। सा प म ग म प नि प ग म ग सा। बहुत अच्छी स्वरावली है। क्या वृंदावनी सारंग, देश, तेलंगिया, बिहार। ग म प नि प म ग सा ग म प ग म नि प। बहुत अच्छा राग है। अब इस नी को अगर शुद्ध कर दें और इस स्वरावली को ऐसे ले लें, ग म प नि सा, इस प्रकार से अगर गा दें तो इसी में दो राग छूटे हुए हैं। देखिए नी ब म प, अब ने प, तो यहाँ ये जो आ रहा नी प, तो यहाँ तो सारंग भी बन सकता है भैया, लेकिन ने व ग म ग सा, वृंदावनी सारंग देखिए, ने सा रे म प, यानी कि ने सा रे म प नी सा जो है इसके अंतर्गत जाता है। देश में सा रे म प नी, आपके तिलंग सा ग म प नी, ने सा ने प म ग, तो यही इसका सही आंसर तिलंग जो है हो जाएगा।
आपके वृंदावनी सारंग का थाट क्या है? वृंदावन सारंग का थाट है आपके काफ़ी, देश का थाट है खमाज, और तिलंग का थाट है खमाज, और बिहाग का थाट है आपके बिलावल। बिलावल, कल्याण लिख रहा था मैं, बिलावल है। प्रश्न का सही जवाब है तिलंग। प्रश्न संख्या है 18। प रे ग म प म ग म रे सा किस राग के स्वर हैं? गोड़, मलार, खमाज, छायानट, गोड़ सारंग। पा रे, हाँ आजकल क्या है दोस्तों, स्वर थोड़े इधर उधर हो जा रहे हैं। क्यों हो जा रहे हैं आप सभी को पता है। गला व्यवस्थित तरीके से अभी सेट नहीं हुआ है, उस स्थिति में नहीं है ना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। सा पा रे ग म प म ग म रे सा, तो कौन सा राग हो जाएगा ये? म ग म रे सा, खमाज सा ग म प ग म नि द, तो ये तो अलग हो गया। गोड़ सारंग की अगर बात करें तो गोड़ सारंग दा म प ग म रे प रे, तो ये गोड़ सारंग। तो ये जो राग का जो पौरे की संगति आपको दिख रही, तो छाया नट जो है इसका सही आंसर होगा। छाया नट जो है इसका सही आंसर होगा, और जो है इसका थाट क्या होगा? कल्याण। कल्याण थाट का ये आपका राग होगा। रात्रि के प्रथम प्रहर का होगा। पौरे जो है इसकी संगति होती है, और वक्र गौनी का वक्र प्रयोग इसमें करती हैं। और घोड़ सारंग किस थाट का है? कल्याण थाट का है। गोड़ मलार जो है रे ग रे मा ग रे सा किस थाट का राग है? कमेंट बॉक्स में छाप करके बताएंगे। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन संख्या 3। प्रश्न संख्या है 19। 19 कह रहा है ग म धा ध प ग म रे रे सा किस राग के स्वर है? अहिर भैरव, आनंद भैरव, बैरागी भैरव, नट भैरव। ग म धा ध प ग म रे रे सा। अब मैं बात करूंगा अहिर भैरव की। अहिर भैरव में ग म धा ध प ग म रे कोमल आएगा, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। आनंद की बात करें तो आनंद में क्या हो सकता है? आनंद भी नहीं होगा, क्योंकि हाँ आनंद में बिलावल का रहता है, भैरव और बिलावल। तो धने प गमर, तो ये भी आपका नहीं होगा। और नट भैरव, इसमें बैरागी भैरव, बैरागी भैरव नि ब म ब नि प म रे सा रे म प नि प म रे सा सा रे म प ने सा रे सा नि प म रे सा, तो बैरागी भैरव भी नहीं होगा। तो नट भैरव इसका सही जवाब होगा। ग म धा ध प ग म रे रे सा। नट भैरव का अन्य नाम हिजाज भैरव, हिजाज भैरव भी जो है आपके इसको कहा जाता है। ठीक है, हिजाज भैरव भी इसको कहा जाता है। प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग है। ग म रे रे सा रे ग म प ध नि ध। हाँ अहिर भैरव, सॉरी मैंने गौ ध गाया क्या अहिर भैरव में? देखिए ग म प ध नि सा रे सा नि ध प म ग, यानी कि दैवत यहाँ पे कोमल होता है, अहिर भैरव तो नहीं होगा, है ना। चलिए, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन संख्या 4 नट भैरव। प्रश्न संख्या है 20। निम्न में से भैरवी थाट का राग नहीं है? मालकोंस, गुजरी तोड़ी, भोपाल तोड़ी या बिलासखानी तोड़ी। आपके जो हैं भैरवी थाट का राग नहीं है। मालकोंस बिल्कुल है, भोपाल तोड़ी बिल्कुल है, बिलासखानी तोड़ी बिल्कुल है, गुजरी तोड़ी जो है ये आपके नहीं है। तो ऑप्शन संख्या 2 इसका सही आंसर होगा। गुजरी तोड़ी आपके धा क्या था?
सा रे गा मा धा नी सा सा नि ध ग रे ग रे सा। ये आपका गुजरी तोड़ी बन जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों कल एक प्रश्न दिया था मैंने कि भूपाली के ग को आपके सा मानने पर क्या बनेगा, तो सभी ने बनाया होगा। तो मालकोंस उसका बन रहा है। अब देखिए कैसे बन रहा है। सारे ग म प सॉरी म नहीं है, प द और सा, ये हो गया आपका सा। तो ग से प का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आपके 1.5 टोन का डिस्टेंस है ग से प का। तो यहाँ पे 1.5 टोन के अंतराल पर क्या आएगा, ग कोमल। प से ध में आपका क्या है, आपका 1 टोन का अंतराल, बिल्कुल 1 टोन का है। फिर ध से सा का अंतराल क्या है, ध से सा का अंतराल 1 टोन पे को शुद्ध नहीं और सेमी टोन पे षडज। तो आपका 1.5 टोन यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे भी कोमल धेवत। और सा से रे का है आपके 1 टोन, तो यहाँ पे कोमल नी। तो आपके कौन सा राग प्राप्त हो रहा है, मालकोंस जो है आपके प्राप्त होगा। अगर देखिए फिर वही प्रश्न आ जाता है कि मालकोंस के दैवत को सा मान ले तो कौन सा राग बनेगा। ये आपको आज बनाना है, कमेंट बॉक्स में छापना है इसका आंसर। आज का जो है अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर। सरस्वती ताल की कुवाड़ एक आवर्तन में कितनी मात्रा के पश्चात प्रारंभ होगी। 14.2/5, 8.2/5, 3.3/5, 4.3/7। कितनी मात्रा के पश्चात, यानी कि तो कुवाड़ पूछा है, तो कुवाड़ का क्या होता है 5/4। तो सरस्वती मात्रा में मात्रा कितनी है ताल में 18, 18 से ही 5/4। तो 8 चौक 32 का 2, 4 एकम 3 7, 72 72 मात्रा होगी। तो 72 को 5 से डिवाइड कर देना है। तो आपके किया 5 से डिवाइड, तो 72 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके आ जाएगा 14.2/5। 18 में से माइनस कर लीजिए, तो 18 में से माइनस किया तो आपका आ जाएगा 3.3/5 के पश्चात जो है आपके प्रारंभ हो जाएगी। ऑप्शन संख्या 3 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। सरस्वती ताल की बियाड़ कितनी मात्रा में आएगी, बियाड़ कितनी मात्रा में आएगी, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में छाप करके बताना है। और ये थी आज की आपकी क्लास। ये क्लास आपको कैसी लगी, कैसी रही, सभी अपना अपना वैल्यूएबल फीडबैक ईमानदारी के साथ में कमेंट बॉक्स में छाप करके आप हमें बताएंगे, जिससे कि क्या और सुधार करना है, किस तरह के आप प्रश्न चाहते हैं, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में छाप करके बताएं, जिससे कि हम आपकी और बेहतर हेल्प कर सकें। आज के लिए सिर्फ इतना ही लेते हैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।